गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है राजस्थान राज्य प्राधिकरण के कृत्य, यानी कि जो काम किए जाते हैं। राजस्थान राज्य प्राधिकरण क्या क्या काम करता है। राज्य प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह केंद्रीय सरकार की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करे। कहते हैं कि हमारी जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसी का प्रमुख कर्तव्य बताया गया है कि वह केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार ही काम करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को जो विधिक सेवा देना, जो इस अधिनियम के अधीन मानदंडों की पूर्ति करते हैं, वो इस सेवा के अंतर्गत काम करते हैं। लोक अदालतों का, जिनके अंतर्गत न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतें भी है, संचालन करना होता है। और निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना है। स्थायी लोक अदालतों का संचालन करना है। वैकल्पिक विवाद निराकरण की भी व्यवस्था करता है। विधिक चेतना का प्रचार एवं प्रसार करना। विधिक चेतना यानी लोगों को कानूनों के बारे में जानकारी से अवगत करना और उनका प्रसारण करना, यह हमारा राजस्थान राज्य प्राधिकरण का ही कार्य होता है। ऐसे कृत्यों का पालन करना जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2 पैनल अधिवक्ता व 2 पैरा लीगल वॉलंटियर्स की विधिक जागरूकता टीमें गठित की गई है। विधिक जागरूकता करने के उपाय कि लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो, सब लोग कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसके लिए हमारी जो प्रमुख विधिक जागरूकता संस्थाएं हैं, वो हमें इन कार्यक्रमों के द्वारा लोगों तक अवगत कराती है कि किसी न किसी प्रकार से लोगों को कानूनों की जानकारी प्राप्त हो। जैसे पहला उपाय बताया है कि न्यायिक अधिकारीगण विधिक जागरूकता टीम द्वारा विद्यालयों में, महाविद्यालयों में एवं सार्वजनिक स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है। ये शिविरों के माध्यम से बच्चों को कानूनों की जानकारी उपलब्ध करवाती है। दूसरा उपाय है 8 मोबाइल वैनों के माध्यम से गांव-गांव में संचल लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। हमारे विधिक जागरूकता की 8 मोबाइल वैनें हैं जो गांव-गांव घूम करके लोगों को लोक अदालतों की जानकारी अवगत कराती है। तीसरा उपाय है आकाशवाणी, कहते हैं रेडियो के माध्यम से दूरदर्शन एवं कम्युनिटी रेडियो पर नियमित कानून की बात साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। तो देखिए, रेडियो, आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से कुछ आपस में साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। दूरदर्शन पर, टीवी पर भी दिया जाता है और रेडियो पर भी। दूरदर्शन के लिए कहते हैं कि राजस्थान पर प्रत्येक शनिवार को सायं 7 बजे से शाम को 7-7:30 बजे तक ये कार्यक्रम आता है। और राजस्थान के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को शाम को 5:45 बजे से 6 बजे तक कानून की बात का एक विधिक जागरूकता हेतु जनहित में प्रसारण किया जाता है। ये रेडियो पर भी प्रसारण होता है और टीवी में भी प्रसारण होता है, ताकि लोगों को कानूनों की जानकारी प्राप्त हो सके कि हमारी सरकारें कौन कौन से कानून बना चुकी है। चौथा उपाय है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्चे एवं लघु पुस्तिकाएं छपाकर वितरित करवाई जाती है। कहते हैं इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, अलग अलग पर्चे छपवाती है और छोटी छोटी पुस्तिकाएं छपवाती है और लोगों तक पहुंचाती है, ताकि लोग उन पुस्तकों को पढ़ करके कानूनों की जानकारी प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ये तो 4 उपाय दिए गए हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो हमें इसका प्रमुख एड्रेस दिया गया है राजस्थान राज्य स्तर पर। देखिए, श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के द्वारा संचालित होता है, जिसमें बताया गया है कि टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, हेल्पलाइन नंबर, इनके माध्यम से हम और भी कई उपायों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है जिला स्तर पर,
कि जिला स्तर पर क्या काम करती है ये संस्थाएं, विधिक संस्थाएं। इसका अध्यक्ष सचिव जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा संचालित होता है। फिर तहसील स्तर पर इसका अध्यक्ष या तहसील विधिक सेवा समिति के द्वारा संचालित होता है। ये तो था हमारे विधिक जागरूकता, लोगों को किस प्रकार जानकारी उपलब्ध हो। तो विधिक जागरूकता की हमारे राज्य में या किसी भी राज्य में 3 संस्थाएं हुई और देश के स्तर पर ये 4 संस्थाएं हुई। तो हम कह सकते हैं विधिक जागरूकता के 4 स्तर हो गए। पहला था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, दूसरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तीसरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और चौथा है तहसील विधिक सेवा समितियां। अब हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे प्रमुख है जिसके अंतर्गत राज्य स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के 3 ही स्तर है। राज्य स्तर पर 3 ही बताए गए हैं। 3 स्तरों की ही व्याख्या की गई है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण, इनके अनुसार बताया गया है। जिसके अंतर्गत देखिए प्रमुख लाभकारी नियम एवं योजनाएं बताई गई है। जिसके अंतर्गत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है। अब देखिए योजनाएं कौन कौन सी है। पहली योजना है दुर्घटना मृत्यु पर सहायता। जैसे मान लो किसी की भी दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना के समय ऐसे असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता भी दी जाती है। अगर किसी अपंजीकृत असंगठित क्षेत्र और पंजीकृत श्रमिक किसी की अगर दुर्घटना हो जाती है किसी वाहन के द्वारा तो उसको 5 लाख रुपए की सहायता सरकार देती है। दूसरी योजना है चिकित्सा अनुदान राशि योजना। ये उन श्रमिकों के लिए है जिनके जॉब कार्ड बना हुआ है। तो पंजीकृत श्रमिकों को इलाज करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि सहायता दी जाती है। कोई भी जिसके जॉब कार्ड बना हुआ है, जिसको हम पंजीकृत श्रमिक कहते हैं, उसको अगर किसी प्रकार से किसी रोग के कारण या बीमार हो जाने के कारण अधिक से अधिक पैसा खर्च होता है तो उसको 1 लाख रुपए की सहायता सरकार देती है। फिर है तीसरी योजना निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति। निर्माण श्रमिक उन्हें कहा गया है जो कोई न किसी प्रकार से भवनों का निर्माण कर रहे हैं या किसी प्रकार से सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, तो उन श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां मिलती है। देखिए पंजीकृत श्रमिक जिनके जॉब कार्ड बना हुआ है उन श्रमिकों के लिए उनके बच्चों को 6 से 8वीं तक के छात्रों को 1000 रुपये मिलता है और जिन श्रमिकों के छात्रा या उनकी लड़कियां हैं तो उनको 1500 रुपये छात्रवृत्ति राशि मिलती है। कक्षा 9 या 12वीं में अगर उनके बच्चे पढ़ते हैं तो 2000 रुपये छात्र को 2000 रुपये और छात्रा को 2400 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। और इन्हीं पंजीकृत श्रमिकों में जिनके जॉब कार्ड बना हुआ है और उनके बच्चे स्नातक स्तर पर पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो 400 रुपये छात्र को और छात्रा को 5000 रुपये मिलते हैं। और इन्हीं श्रमिकों के बच्चे अगर स्नातकोत्तर MA, MSc या MCom इस प्रकार PG कर रहे हैं, उनके छात्र को 6000 रुपये और छात्रा को 8000 रुपये छात्रवृत्ति देने की योजना लागू की गई है। ये योजना सरकार के द्वारा संचालित होती है। सरकार पंजीकृत श्रमिकों को ही उनके बच्चों की शिक्षा के लिए ये छात्रवृत्तियां देती है। फिर है प्रसूति सहायता योजना। ये उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं बच्चों को जन्म देती है। तो देखिए महिला हितकारी योजना में 2 प्रसव के लिए प्रति प्रसव 6000 रुपये प्रसूति सहायता दी जाती है। जिस महिला के 2 बच्चे होते हैं तो 2 बच्चों तक उनको 6-6000 रुपये सरकार सहायता के रूप में देती है। और इन 2 प्रसव की ही प्रमुख योजना बताई गई है। राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना।
वे पंजीकृत श्रमिक जीवन की सुरक्षा के लिए अंशदायी पेंशन लाभ भी दिया जाता है, जो प्रमुखतः किसी न किसी प्रकार से फर्नीचर का काम करते हैं या अन्य किसी प्रकार से, जैसे ITI किए हुए वर्कर हैं। उन श्रमिकों के लिए अगर वो किसी कार्य करते समय अगर जीवन की सुरक्षा सही नहीं है या किसी प्रकार से कारणवश उनके हाथ पैर क्षति हो जाती है तो उनको ये पेंशन सरकार देती है। फिर है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ये उन महिलाओं के लिए किया गया है जो महिलाएं नौकरियां करती है, जैसे पंजीकृत महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म से पूर्व 6 सप्ताह और जन्म के बाद 6 सप्ताह की मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकार है। जो महिलाएं जिस प्रकार से नौकरी या किसी प्रकार से अपनी रोजी रोटी सरकार के कर्मचारी के रूप में हैं, उनको यह सहायता दी जाती है। फिर है कर्मचारी की सुरक्षा के लिए राज्य बीमा व कर्मचारी भविष्य निधि योजना भी चलाई जा रही है। वे सरकारी कर्मचारी, इनके लिए बीमा भी उपलब्ध है, सरकार बीमा भी उपलब्ध करवाती है। तो इस प्रकार ये योजना हुई। 5वीं योजना दे 6वीं योजना दे रखी है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। नेक्स्ट दी है, नेक्स्ट एक और योजना है जिसमें बताया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें बताया गया है 21 वर्ष से कम आयु का लड़का तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह कहलाता है। ये हम सब जानते हैं कि लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर इनसे कम किसी का विवाह होता है तो उसको कहते हैं बाल विवाह। और बाल विवाह प्रतिषेध है, बाल विवाह करना गैर कानूनी है, यानी कि उसके कानून के अंतर्गत नहीं आता है। यह दंडनीय अपराध है। अगर बालक की आयु 18 वर्ष से कम हो और बालिका की आयु 18 वर्ष से कम हो, यानी कि बालक लड़का है उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की 18 वर्ष, इनसे कम होती है तो इसको दंडनीय अपराध बताया है। नियमानुसार बाल विवाह करने पर भी माँ व बाप को 2 साल तक की कड़ी सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण है। अगर किसी न किसी प्रकार से कोई किसी के माता पिता बाल विवाह कर देते हैं तो उनको 2 साल की सजा का भी प्रावधान है या उनके 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर है नकल विरोधी कानून। देखिए नकल विरोधी कानून महत्वपूर्ण है। ये 1992 में बना था। कहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से नकल एवं अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाता है, उसे स्कूल से निष्कासित भी कर दिया जाता है। फिर है सूचना का अधिकार, जिसे RTI के नाम से जाना जाता है। सन 2005 में हमारे भारतीय नागरिकों को मिला। हर नागरिक को किसी न किसी प्रकार से बोलने की स्वतंत्रता है। वह सरकार किसी न किसी जैसे किसी प्रकार से जनता को जानने का अधिकार है कोई भी किसी प्रकार से चुकाई गई रकम सही कामों पर खर्च हुई है या नहीं, कामों की गुणवत्ता कैसी है, सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही है या नहीं। किसी भी नागरिक द्वारा मांगने पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा सूचना देनी होती है। सूचना लेना या देना नागरिकों का अधिकार है, यही सूचना का अधिकार है। अब देखिए इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना। 2005 में क्या किया, हमारी लोकसभा में 15 जून 2005 को एक विधेयक पारित हुआ। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और कानून पूरे देश में 13 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा निम्नलिखित अधिकार मिले कि हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। हर नागरिक को यह अधिकार मिला है कि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा काम किए गई सूचना मांग सकता है। प्रत्येक नागरिक दस्तावेज या रिकॉर्ड देख सकता है, कामों को भी देख सकता है या काम आने वाली सामग्री के नमूने भी ले सकेगा सरकार काम कर रही है तो।
कंप्यूटर में सीडी या फ्लॉपी भी सूचना ले सकता है, फ्लॉपी भी बना सकता है। मजदूरी के मस्टरोल, लॉग बुक, टेंडर के दस्तावेज, केस बुक, विभाग की योजनाएं आदि की जानकारी भी प्रत्येक नागरिक ले सकता है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, कोई भी नागरिक सूचना लेना चाहता है तो उसको नियमों के अनुसार सूचना लेनी पड़ती है। निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र देना पड़ता है। आवेदन पत्र में उसको 10 रुपए का नगद या पोस्टल ऑर्डर के रूप में अधिकारी को जमा कराना पड़ता है। फिर वो क्या क्या ले सकता है? सूचना बड़े आकार के कागज की नकल ले सकता है। सीडी या फ्लॉपी के लिए 50 रुपए जमा कराने होते हैं और फोटोकॉपी 2 रुपए प्रति पृष्ठ की दर से देने होंगे। रिकॉर्ड और दस्तावेज देखने में 10 रुपए और निःशुल्क 1 घंटा निःशुल्क रिकॉर्ड भी देख सकता है। इस प्रकार 15 मिनट या उससे कम समय के लिए 5 रुपए देने होंगे। आवेदन को 30 दिवस के अंदर सूचना प्राप्त कर सकेगा। व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता के बारे में 48 घंटे सूचना प्राप्त कर सकेगा। सहायक सूचना अधिकारी 35 दिन की सूचना मंगवा कर देगा। उसी तरह से समय अवधि के अंदर सूचना न मिलने पर सूचना देने से इनकार माना जाएगा। अब देखिए, सूचना नहीं देने पर जुर्माना या पेनल्टी। कोई भी सरकारी अधिकारी अगर आपको सूचना नहीं देता है, आवेदन लेने से मना कर देता है, जानबूझकर गलती करता है, तो कहते हैं कि 250 रुपए रोजाना यानी कुल 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। किसी भी सरकारी अधिकारी के जुर्माना लगाया जा सकता है सरकार के बड़े अधिकारी के द्वारा। कौन सी सूचनाएं हम नहीं ले सकते, नहीं मिल सकती हमें? जैसे राज्य सुरक्षा संबंधी सूचनाओं, सुरक्षा रणनीति विज्ञान के बारे में, आर्थिक मामलों के बारे में गोपनीयता की जानकारी हम नहीं ले सकते। विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं नहीं ले सकते। जिससे न्यायालय, संसद या विधानसभा के अधिकार के हनन हो वो भी नहीं ले सकते। गुप्तचर ब्यूरो सीबीआई की सूचना नहीं ले सकते। सीमा सुरक्षा बल की सूचना हम नहीं ले सकते। अपराध या जिसके सुरक्षा को खतरा हो ऐसी सूचनाएं कोई भी नागरिक नहीं ले सकता। अब देखिए, सूचना के अधिकारी कौन कौन होते हैं, कौन कौन सूचना देते हैं, जिसके अंतर्गत देखिए, पहला है ग्राम पंचायत में एक सूचना देने वाला अधिकारी है। सब जानते हो, जो सरकारी अधिकारी होता है जिसको सचिव या ग्राम सेवक कहते हैं, आपने नाम सुना होगा सेक्रेटरी। तो पंचायत समिति सेक्रेटरी जिसको सचिव या ग्राम सेवक कहा जाता है, वो ग्राम पंचायत की सूचना आपको दे सकता है। पंचायत समिति पर एक प्रमुख है सरकारी अधिकारी होता है जिसको विकास अधिकारी कहते हैं, वो आपको सूचना दे सकता है। जिला परिषद का एक बड़ा अधिकारी जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है, वो आपको सूचना दे सकता है। नगर पालिका का एक बड़ा सरकारी अधिकारी होता है, अधिशासी अधिकारी के नाम से जाना जाता है, वो नगर पालिका की जानकारी दे सकता है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपको सूचना दे सकता है। इसी तरह से फिर विश्वविद्यालय, देखिए विश्वविद्यालय, बड़े कॉलेजों की सूचना कुल सचिव देता है। सरकारी विभाग के विभागाध्यक्ष के अधीन अधिक वरिष्ठतम अधिकारी आपको सूचना दे सकता है। शासन सचिवालय में अगर आप कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं तो सचिव प्रशासन सुधार विभाग आपको सूचना देता है। इसी तरह से अपील का समय कि कितने दिन की अपील होती है, कहते हैं कि लोक सूचना अधिकारी से सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर उच्च अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है। यानी 30 दिन के अंदर आपको सूचना नहीं मिलती है तो उसके लिए विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है। अपील अधिकारी कौन कौन होते हैं, जिसमें बताया गया है ग्राम सेवक की अपील सरपंच को करनी होती है, क्योंकि हमें अगर ग्राम पंचायत की कोई सूचना मांगनी है तो हमें उसके लिए हमारे सरपंच से बात करनी होती है। सरपंच को हमें प्रार्थना अर्जी देनी पड़ती है कि हमें सूचना प्रदान की जाए। फिर सरपंच उस ग्राम सेवक से अब आपको सूचना दिलवाता है। विकास अधिकारी से अगर आपको सूचना लेनी है तो अपील के लिए आपको पंचायत समिति प्रधान से मिलना होगा, क्योंकि पंचायत समिति प्रधान जनता के द्वारा चुना हुआ रहता है।
जैसे सरपंच जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, लेकिन उसकी निगरानी के लिए ग्राम सेवक होता है। ऐसी प्रधान की निगरानी के लिए विकास अधिकारी होता है, जिसको डीओ कहा जाता है, जो प्रमुखतः विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। अतिरिक्त कलेक्टर की अपील जिला कलेक्टर को करनी पड़ती है और प्रथम अपील की जा सकती है। अगर किसी प्रकार से 30 दिन में सुनवाई नहीं होने में दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग को करनी होती है। यानी कि अगर 30 दिन में भी कोई सूचना नहीं मिलती है तो हम राज्य सूचना आयोग को इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। इसके लिए हमारे पास प्रमुख दस्तावेज होने चाहिए, क्योंकि आपने जैसे सरपंच से अपील की तो प्रार्थना अर्जी की दूसरी कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। फिर ग्राम सेवक को भेजी गई है, ग्राम सेवक ने सूचना को स्वीकार कर लिया है, उसकी कॉपी भी हमारे पास होनी चाहिए। इन सबूतों के साथ हम 30 दिन बाद में अगर सूचना नहीं देते हैं तो उसकी शिकायत हम राज्य सूचना आयोग को कर सकते हैं। राज्य सूचना आयोग को करने पर वो हमें इसके बारे में तुरंत अधिकारियों से उनके जुर्माना भी लगा सकता है या उनको आदेशित कर सकता है कि आप इनको सूचना दी जाए, इनको सूचना की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमारे लेसन नंबर 18 में 4 अंक का प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न आता है, इसलिए इसको बड़े प्रश्नों को ही हमें महत्वपूर्ण मानना है। जैसे मान लो अभी हमने बताया सूचना का अधिकार क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी, फिर सूचना प्राप्त करने का क्या क्या तरीका है इसके बारे में हमने बताया, और फिर कौन सी सूचनाएं हमें नहीं मिल सकती। इस प्रकार बड़ा प्रश्न आता है 4 अंक का। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। अगर अच्छी तैयारी होगी तभी हम बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और आपका ये लेसन पूरा होता है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट डे को आपको इसमें कुछ जो आपको बनाए गए नोट्स हैं वो भी मैं आपको भेज दूंगा और उनकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपके अच्छे नंबर आए। इसमें 4 अंक में से 4 अंक आए। तो निम्नात्मक प्रश्न है, बड़े ध्यान से याद करना पड़ता है। धन्यवाद।